Assalamualaikum and welcome to Psychic Learning Academy. I am Fatma Shakil teaching you sports psychology, and today is the 11th lesson, Youth Sport of the Sports Psychology. यूथ स्पोर्ट में लिखा हुआ है कि अब आपके पास जो यूथ स्पोर्ट प्रोग्राम्स हैं ये इसलिए हैं कि तमाम यूथ जो एथलीट्स बनना चाहती है, स्पोर्ट में परफॉर्म कर सकती है, वो कैसे बेनिफिट कर सकती है स्पोर्ट से। ये सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं है, पर हर एक उस बंदे के लिए, हर एक यूथ के लिए है जो कि स्पोर्ट में परफॉर्म करना चाहता है। तो जो यूथ स्पोर्ट प्रोग्राम है वो आपके पास दो कैटेगरीज में क्लासीफाई हो सकता है, जैसे स्कूल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है आपके पास और नॉन स्कूल प्रोग्राम्स हैं। अब जो स्कूल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स हैं वो स्कूल लेवल पर होते हैं जनरली, और आपके पास वहाँ पर फैसिलिटी होती है और क्वालिफाइड कोचेज़ होते हैं जो आपके पास हर एक यूथ को, हर एक एडोलेसेंट या टीन एज में बताते हैं कि वो किस तरह से यूथ से स्पोर्ट्स से क्या कर सकते हैं, बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। अब आपके पास जो नॉन स्कूल प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर ये कोई प्लेसेस नहीं होती या प्रैक्टिस नहीं होती, बल्कि वॉलंटियरली कोचेस आपके पास अवेलेबल होते हैं जो आपको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं एडल्ट्स को, और वॉलंटियरली टाइम स्पेंड करते हैं 100 ऑफ और कि वो कोचिंग कर सके चिल्ड्रन की और उनको यूथ स्पोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। अब आपके पास बेनिफिट्स हैं यूथ स्पोर्ट के एंड रीज़न वाई चिल्ड्रन पार्टिसिपेट। अब यहाँ पर आपके पास जो नंबर 1 है, द मोटिव टू हैव फन एंड एन्जॉय पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट, के जब आप स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो जाहिर सी बात है आप इन्जॉय भी करेंगे एंड यू विल हैव फन। नंबर 2 इज़ कि वो लर्न कर सकें, जितने भी चिल्ड्रन पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जितनी भी यूथ आपके पार्टिसिपेट कर रही है आपके पास स्पोर्ट्स में, तो वो स्किल्स सीख सके और इम्प्रूव कर सके एग्जिस्टिंग स्किल्स को अपने स्पोर्ट्स के। नंबर 3 इज़ फिज़िकली फ़िट हों, एन्जॉय गुड हेल्थ करें। नंबर 4 आपके पास वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें, उनको एन्जॉय करें और एक्साइटमेंट हो उनके अंदर स्पोर्ट में पार्टिसिपेशन की और कॉम्पिटिशन की। एंड नंबर 5 इज़ कि वो एक टीम एटमॉस्फेयर में काम करें और उन्हें पता चले कि वो किस तरह एक टीम का हिस्सा बन सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी और उन लोगों के साथ भी जिनके साथ वो कभी मिले नहीं, और वो किस तरह उन्हें फ्रेंड्स बना सकते हैं और एज अ टीम काम कर सकते हैं। ये आपके पास गिने चुने वो मेन पॉइंट्स थे, यानी मेन बेनिफिट्स थे। इनके अलावा भी जब आपके पास कोई यूथ स्पोर्ट्स में शामिल होगा तो उससे कोऑपरेशन सीखेगा, लर्निंग न्यू स्किल्स और स्पोर्ट्समैनशिप सीखेगा, कॉम्पिटेंसी, सेल्फ एफिकेसी, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सारा कुछ इंट्रिंसिक मोटिवेशन उसमें आएगी। अब पोटेंशियल नेगेटिव फैक्टर्स एसोसिएटेड विद यूथ स्पोर्ट एक्सपीरियंस के क्या आपके पास नेगेटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव फैक्टर्स हैं, तो इसमें आपके पास जो है कि आ जाते हैं कि अगर यूथ स्पोर्ट जो है कि ऑर्गेनाइज नहीं हो रही है, सुपरवाइज नहीं हो रही रिस्पॉन्सिबल एडल्ट से, तो आपके पास क्या फैक्टर्स आएंगे नेगेटिव। टू मच कंपटीशन एंड फोकस अपॉन विनिंग, यानी कंपटीशन पे वो ज़्यादा फोकस करेंगे, यहाँ पर उनकी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो रही बल्कि उन्हें कॉम्पिटिटिव बनाया जा रहा है और फोकस विनिंग पे किया जा रहा है, तो ये नेगेटिव एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा। इसमें सेल्फ एफिकेसी, आपके पास कॉम्पिटेंसी कुछ भी नहीं आएगा। नंबर 2 इज़ डिस्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। जब आपके पास उन्हें ये पता हो कि हमने सिर्फ जीतना है, अगले को हराना है, हम यहाँ पे ईगो कंपटीशन आ जाएगा, तो वो एक्सपीरियंस फ़्लो को नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि फ़्लो को जब एक्सपीरियंस तभी करते हैं जब वो कुछ सीखना चाहता है, वो कोई चीज़ें अच्छी लगती है, वो उसको सीखना चाहता है और वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उनका क्या है कि हर टाइम उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है, ये स्ट्रेस है कि वी हैव टू विन, तो फिर इस वजह से फ़्लो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, आउटकम पे फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस हो रहा है। वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग एडल्ट, तो जब उन्हें ये, अगर वो हार जाएंगे तो एग्रेशन होगा कि हम हार गए हैं, हमने अगले को हराया नहीं है। ईगो, क्योंकि ईगो आपके पास उनकी कंपटीशन में ज़्यादा आपके पास हाईलाइटेड थी, तो इस वजह से उनमें वायलेंस और एग्रेशन आएगा। वाई यूथ ड्रॉप आउट ऑफ स्पोर्ट्स, अब क्यों हो जाती है, क्योंकि वो फ़न के लिए उसमें नंबर 1 आपके पास ये है कि फ़न के लिए उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, स्पोर्ट को, अपने न्यू स्किल्स को लर्न नहीं कर रहे, इम्प्रूव नहीं कर रहे। नंबर 3 फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है। नंबर 4 कि वो थ्रिल्स, चैलेंजेस और एक्साइटमेंट के लिए नहीं उसको कर रहे। और नंबर 5 कि उनमें टीम एटमॉस्फेयर को वो एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, उन्होंने फ्रेंड्स नहीं बनाने, यहाँ पे ईगो कंपटीशन आ रहा है, आउटकम गोल्स आ रहे हैं, पर्सनल लर्निंग, कॉम्पिटेंसी, सेल्फ एफिकेसी नहीं है।
अब आपके पास आपके यही रीज़न्स बताए हुए हैं कि यूथ ड्रॉप आउट हो जाती है, फिर उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जैसे डिस्ट्रेस हो गया, विनिंग पे ज़्यादा फोकस किया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन नहीं थी, लव नहीं था एक्टिविटी के लिए, इस वजह से क्या होता है एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स आपके पास इनसफिशेंट थे, इन सब की वजह से विड्रॉल भी होता है। अब आपके पास ट्रेनिंग वॉलंटियर कोचेस इन डेवलप्ड कंट्रीज़, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो डेवलप किए गए हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में कि वॉलंटियर कोचेस को वो क्या कर सकें, अच्छे से उनमें पॉजिटिव एन्जॉयबल एथलेटिक एक्सपीरियंस ला सकें, उनको असिस्ट कर सकें वॉलंटियर कोचेस को। और इस प्रोग्राम को कहा जाता है कोच इफ़ेक्टिवनेस ट्रेनिंग CET। अब यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन हैं कोचेस के विद मैनी अफेक्ट स्पोर्ट पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पे नंबर 1 है रिएक्टिव बिहेवियर्स। ये क्या है कि कोच क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है प्लेयर्स के या टीम बिहेवियर पे। जैसे कि किसी एक प्लेयर ने मिस्टेक करी है तो कोच अब क्या करेगा कि वर्बली उसको टॉन्ट करेगा, पनिश करेगा, उससे ऐसे लफ्ज़ कहेगा जिससे उसमें डिस्ट्रेस आए। नंबर 2 है स्पॉन्टेनियस बिहेवियर। अब ये क्या है कि ये भी इनिशिएट होते हैं कोच से, लेकिन ये किसी प्लेयर के बिहेवियरल रिस्पॉन्स पे आपके पास फोकस नहीं कर रहे होते। यानी स्पॉन्टेनियस बिहेवियर वो है, यानी वो उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, वो समझा रहा है कि किस तरह, टेक्निक्स बता रहा है कि कैसे उसने अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करना है, अपनी एथलीट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। अब आपके पास CET है क्या, ये क्या है कि ये एक प्रोग्राम है जो 20 ईयर्स ऑफ रिसर्च पर बेस कर रहा है और इसका मेन मकसद क्या है कि इसने इफ़ेक्टिव टीम बिल्डिंग करनी है, एक पॉजिटिव क्लाइमेट होना चाहिए जहाँ पर सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हो, फीलिंग ऑफ अट्रैक्शन हो, फीलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक एक एनवायरनमेंट हो जहाँ पे टीम मेट्स को एक दूसरे से टीम मेंबर का एहसास हो और टीम बिल्डिंग हो यहाँ पर। और CET की जो वर्कशॉप्स हैं वो 2.5 आवर्स की होती हैं और यहाँ पर बिहेवियरल गाइडलाइंस दी जाती हैं, कोचिंग टेक्निक्स दी जाती हैं कोचेस को। नेक्स्ट सब टॉपिक है कोच पेरेंट रिलेशनशिप। अब आपके पास प्रॉब्लम यूथ स्पोर्ट में क्यों आती है, इसकी 2 बेसिक रीज़न है। नंबर 1 इज़ कि आपके पास जो कोच हैं और पेरेंट्स हैं वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते यूथ स्पोर्ट मॉडल में कि हम यूथ को स्पोर्ट में क्यों पार्टिसिपेट करवा रहे हैं और प्रोफेशनल मॉडल ऑफ स्पोर्ट में कि प्रोफेशनली एथलीट्स का एक मॉडल अलग है और यूथ का स्पोर्ट मॉडल अलग है। और द सेकंड इज़ रिवर्स्ड डिपेंडेंसी ट्रैप जो स्मिथ स्मॉल इन 1996 में प्रेजेंट किया था। अब ये क्या है कि आपके पास एक एजुकेशनल सेटिंग होनी चाहिए जहाँ पर आप डिज़ायरेबल फिजिकल और साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक यूथ एथलीट में डेवलप कर सको, लेकिन जो आपके पास प्रोफेशनल स्पोर्ट मॉडल है ये आपके पास किस लिए है कि वो मनी बनाए स्पोर्ट से। यानी एथलीट्स का मेन पर्पस क्या होता है कि वो एंटरटेन करें लोगों को, अपने गोल्स को, और फिर वो मनी बनाए। लेकिन कोच और पेरेंट्स ये फेल हो जाते हैं कि उन्होंने यहाँ नहीं करना, यहाँ पे इस यूथ को एक ऐसी देनी है, सिचुएशन देनी है जहाँ पे वो अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ को, सक्सेस को और फेलियर इन सब को सेंस कर सकें और एक अच्छा एथलीट बन सकें। तो यहाँ पर हमारा 11th जो लेसन है अबाउट यूथ स्पोर्ट ये एंड हो गया है।